Very good morning. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well in this tough time. And today's good topic is going to be a quite interesting क्योंकि आज के टॉपिक में जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द सिविल मैटर एंड जो उसकी प्रोसीडिंग्स चलती है वो चलती है क्रिमिनल. Yes, I'm talking about section 125 CRPC which talks about the maintenance granted to wife, to children and parents. Okay, so let's start the topic. Although I am making this video in two parts, in this video I am only concerned with the maintenance related to wife, and I will only discuss the point that who is wife for the purpose of section 125 in this video. In my next video, I will discuss who all are the parents and children for the purpose of this particular section, that is 125 CRPC. So let's start the topic. See, although the point which I will discuss here, like who is the wife for this purpose of section 125, then if the relationship between husband wife is doubtful, okay, then what will happen? If the parties stays in live-in relationship, they can the ask for the maintenance under section 125. And if the wife is minor, तो क्या माइनर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. और अगर हस्बैंड वाइफ ने म्यूचुअली डिवोर्स ऑब्टेन किया है तो क्या उसके बाद भी वाइफ यहाँ पर सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं. All these points I will discuss here in this video. So let's start the topic. So now point is who is wife? Wife कौन है? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि वाइफ कौन है. वाइफ एवरीबडी नोज, जो दो हस्बैंड एंड वाइफ जो शादी करते हैं, जो दो एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं उसमें लड़की वाइफ होती है. लेकिन ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस व्हिच वी हैव टू डिस्कस. तो देखिए वाइफ पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 125 पढ़ना पड़ेगा. इसका जो ए पॉइंट है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और इसके साथ हमें इसी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना होगा जो हमें वाइफ के बारे में ही बता रहा है. इसका एक्सप्लेनेशन सेकंड पॉइंट है, आप देखेंगे अपने बैरेक्ट में तो आपको मिलेगा. तो वाइफ लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. तो वाइफ से हमें ये तो क्लियर हो गया, अ वाइफ शुड बी लीगली वेडेड वाइफ, है ना. ये हमें क्लियर. वाइफ कौन होनी चाहिए? जिसकी लीगली शादी हुई है. ठीक है. दैट मीन्स कि अगर शादी नल है, वॉइड है, तो फिर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती. मीन्स कि अगर मान लीजिए हस्बैंड ने डब्लू से शादी करी और डब्लू के रहते हुए उसने किसी W1 से भी शादी कर ली, तो ये क्या हो गई? W1 से बाइगेमस मैरिज हो गई. एंड दिस बाइगेमस मैरिज is nothing in the eye of law. This is null and void. तो इस सिचुएशन में अगर W1 मेंटेनेंस क्लेम करना चाहेगी 125 में, then she cannot claim because she is not legally wedded wife as per section 125 CRPC. Now what explanation of section 125 says? It says wife includes, इस टर्म को जरा अच्छे से हम पढ़ेंगे, includes who has obtained divorce. ओके, जिसने डिवोर्स ले लिया है वो वाइफ. अब देखिए यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा हुआ है. वाइफ मीन्स भी तो लिख सकते थे यहाँ पे. वाइफ मीन्स वाइफ हु हैज ऑब्टेन द डिवोर्स. तो यहाँ पे अगर मीन्स लिखते तो इसका मतलब होता कि खाली पोस्ट डिवोर्स ही वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी. मीन्स एक्स वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी और जो हमारी एग्जिस्टिंग वाइफ है वो क्लेम नहीं कर सकती है. क्योंकि यहाँ पे टर्म इंक्लूड्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि जो वाइफ ये लीगली वेडेड वाइफ है यानी एग्जिस्टिंग वाइफ वो तो कर ही सकती है, प्लस एक्स वाइफ भी कर सकती है जिसने आपसे डिवोर्स ऑब्टेन कर लिया है. इन शॉर्ट, प्री डिवोर्स एंड पोस्ट डिवोर्स, है ना, दोनों ही वाइफ जो हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. तो इतना तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया. अ वाइफ इज अ वाइफ हु इज लीगली वेडेड वाइफ, ठीक है, हु इज एग्जिस्टिंग वाइफ, एंड द वाइफ
who has obtained the divorce from the husband. प्री डिवोर्स एंड पोस्ट डिवोर्स हम मेंटेनेंस 125 में ले सकते हैं। अब पॉइंट ये भी होता है कि जब हम मेंटेनेंस हुआ, डिवोर्स हुआ, ये जब सिविल मैटर्स हैं तो हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्यों दिया हुआ है? Why this is given under CRPC? Why it is not given in civil cases? जो सिविल स्टैट्यूट्स हैं उसमें क्यों नहीं दिया? हिंदू मैरिज एक्ट है, बहुत सारे मुस्लिम लॉज हैं, पर्सनल लॉज है, वहां दे देते, वहां क्यों नहीं दिया और यहाँ क्यों दिया है? देखिए, जो CRPC है और इसमें जो मेंटेनेंस मिल रहा है ना, ये मेंटेनेंस जो है स्पीडी रेमेडी है। दिस इज स्पीडी रेमेडी। यहाँ आपको जल्दी बेनिफिट मिले। सिविल जो केस होते हैं इससे रिलेटेड बहुत लेंदी होते हैं एंड दे मे गो फॉर लॉन्गर पीरियड, मे बी 5 years, 8 years एंड सो ऑन, मे बी 2 years। ठीक है, यहाँ पे जो रेमेडी मिलती है वो जल्दी जल्दी मिलती है, फटाफट मिलती है। एंड दिस प्रोविजन इज एनैक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीडी। नीडी कौन है यहाँ पे? वाइफ है, चिल्ड्रन है एंड पेरेंट्स। पर हम यहाँ पे सिर्फ वाइफ डिस्कस कर रहे हैं। तो नीडी के लिए जो हेल्पलेस हैं, who are unable to maintain themselves, they can claim maintenance under this provision and they get remedy speedy, है ना, instead of going to the civil courts। तो पॉइंट ये भी उठता है कि अगर हमने क्रिमिनल केस फाइल किया 125 में, तो क्या हम सिविल केस नहीं फाइल कर सकते? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी कैन फाइल सिविल केस। ये दोनों केस जो क्रिमिनल है और सिविल है, ये दोनों पैरेलली फाइल किए जा सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों केसेस को पैरेलली चला सकते हैं। स्पीडी है, स्पीडी होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेंटेनेंस ग्रांट हो गया, है ना, और ये केस चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है अपनी जगह। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जगह पैरेलली केस फाइल हो सकता है। हो सकता है क्रिमिनल के जो प्रोसीडिंग्स है वो हमारी जल्दी फिनिश हो जाए और सिविल केसेस हमारी ना हो, सिविल प्रोसीडिंग्स ना हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। सिविल प्रोसीडिंग अपने आप में चलती रहेगी और आगे जो भी डिसीजन आएगा, जो भी जजमेंट आएगा, दैट विल बी क्रिमिनल जो केस हमारा 125 का डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। लेट सपोज यहाँ पे 3 लाख का मेंटेनेंस दिया गया, बट सिविल कोर्ट को लगता है कि दैट मेंटेनेंस शुड बी 5 लाख, तो अब 3 लाख तो यहाँ पे पे कर दिया जा चुका है और यहाँ 5 लाख का हुआ है, तो रिमेनिंग यानी 2 लाख का मेंटेनेंस पे कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कि क्यों दिया हुआ है क्रिमिनल केसेस में, मतलब क्रिमिनल प्रोविजन में क्यों दिया हुआ है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर रिलेशनशिप डाउटफुल है तो अगर मान लीजिए हस्बैंड ने W से शादी करी, उसके बाद W1 से भी शादी कर ली, दिस मैरिज इज बाइगेमस। ठीक है, ये वॉइड मैरिज है। बट लेट सपोज कुछ समय बाद W1 से भी शादी हो, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। W1 स्टूड फॉर द मेंटेनेंस। नाउ H वांट्स टू से कि मेरी W1 से तो वॉइड शादी है, ये मेरी लीगली वेडेड वाइफ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली डिवोर्स का भी क्या लेना देना। जब डिवोर्स कौन लेगा? डिवोर्स कौन सी वाइफ लेगी? वही तो लेगी जिसकी लीगल शादी हुई है, वही डिवोर्स लेगी। जिसकी शादी ही लीगल नहीं है वो डिवोर्स लेके भी क्या करेगी? तो चाहे पोस्ट डिवोर्स हो या प्री डिवोर्स, आइदर वेज अवॉइड मैरिज में से अगर वाइफ है, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हस्बैंड इज नॉट एबल टू प्रूव कि उसकी जो ये फर्स्ट मैरिज हुई है ये वैलिड है, ये वो प्रूव नहीं कर पा रहे। हो भी सकता है ऐसा हो कि W1 नहीं खड़ी हुई हो, बल्कि कौन खड़ा हुआ हो? W खड़ी हो गई। इसने बोला कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए, बट शी इज नॉट एबल टू प्रूव दैट कि उनकी H और W की वैलिड शादी हुई है, वो ये प्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, डाउटफुल रिलेशनशिप है। W इज सेइंग कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो मुझे डिवोर्स चाहिए, ओ मुझे मेंटेनेंस चाहिए, बट शी इज नॉट एबल टू प्रूव कि उसकी और H की जो है लीगल शादी हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि H कहे कि मेरी और W की जो शादी हुई है वो रिचुअल से नहीं हुई है, कंप्लीट रिचुअल से नहीं हुई है। लेट्स सपोज 7 फेरों से शादी होती है पर लिए गए 4 फेरे, तो शादी पूरी नहीं हुई, तो इसके अकॉर्डिंग शी इज नॉट माई लीगली वेडेड वाइफ। बट वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है।
तो पॉइंट इज कि यहाँ सेक्शन 125 सीआरपीसी में अगर रिलेशनशिप डाउटफुल है तो मेंटेनेंस कोड कैसे ग्रांट करेगा? क्या यहाँ पर वो पहले शादी का, मैरिज का स्टेटस डिटरमाइन करेगा और उसके बाद मेंटेनेंस ग्रांट करेगा, या वो डायरेक्टली मेंटेनेंस ग्रांट कर देगा? देखिए सेक्शन 125 को जब आप पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड यानी टिल 128 कहीं पर भी आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा दैट क्रिमिनल कोड डिसाइड्स द स्टेटस ऑफ द मैरिज। इस सेक्शन में शादी का स्टेटस डिटरमाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की बात होती है, ओनली मेंटेनेंस। तो क्रिमिनल कोड क्या करेगा? अगर उसके पास सैटिस्फैक्टरी एविडेंसेस हैं, ठीक है, तो द कोर्ट में ग्रांट दी मेंटेनेंस है। ये सेक्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्लाइट एविडेंसेस दे दिए गए हैं और कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मेंटेनेंस मिल जाती है। स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ इसलिए नहीं होते क्योंकि दिस प्रोविजन इज मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द नीडी, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब अगर मान लीजिए कि ऐसे डाउटफुल रिलेशनशिप में क्या हुआ, वाइफ को मेंटेनेंस मिल गया, अब बेचारा हस्बैंड, इसका क्या होगा? ये कौन हो गया? ये एग्रीव्ड हो गया। ये क्या करेगा? व्हाट ही कैन डू? एग्रीव्ड हस्बैंड क्या कर सकता है? सिविल केस में, जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल कोर्ट में जाके ही कैन डिटरमाइन दी रिलेशन ऑफ मैरिज। वो शादी के स्टेटस को डिटरमाइन करवा लेगा और उसके बाद जो भी मेंटेनेंस मिलना है, मतलब सिविल कोर्ट में क्या होता है, सिविल कोर्ट चाहे तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जो 125 में ऑर्डर आया है उसको वेरी भी कर सकता है और उसको ऑल्टर भी कर सकता है और उसको सेट असाइड भी कर सकता है। दिस यू विल गेट अंडर सेक्शन 127। जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, दिस यू विल गेट अंडर सेक्शन 127। दैट मीन्स कि 125 में पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसाइड नहीं होते, दे आर नॉट फाइनल, नॉट फाइनल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डिसीजन आया है हम उसको सिविल कोर्ट में जाके सही करवा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, बीच में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये सेक्शन क्यों है, ठीक है। अब अगर पार्टीज लिव इन रिलेशनशिप है, सी लिव इन रिलेशनशिप इज वेरी प्रेवलेंट नाउअडेज। लड़के लड़कियां क्या करते हैं? लिव इन में रहते हैं और उसके बाद अगर उनकी शादी, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या यहाँ से जो लड़की है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? देखिए आउटराइटली नो, ऐसा नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में मेयर यू द पीपल आर स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप which is in the knowledge of the public doesn't make them husband and wife. For making them husband and wife there should be a long relationship. लॉन्ग रिलेशनशिप अगर है उनके बीच में तो फिर दे वहां पे क्या होता है, कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ले सकता है। कोर्ट में प्रिज्यूम कौन से सेक्शन में करेगा? 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में, दैट दीज टू आर हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन ये प्रिजम्पशन कब रेज की जाती है? जब लॉन्ग रिलेशनशिप, लाइक 10-15 साल हो चुके हैं, अब तो लोगों ने क्वेश्चन करना भी बंद कर दिया कि आप हस्बैंड वाइफ हो या ऐसे ही रह रहे हो। एवरीबडी इन द सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड देम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर नॉट मैरिड कपल, ठीक है। तो जब ऐसी रिलेशनशिप होती है तो वहां कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है कि ये हस्बैंड वाइफ है। ऑल्दो ये प्रिजम्पशन क्या होती है? रिबुटेबल होती है। ऑपोजिट पार्टी चाहे तो सफिशिएंट एविडेंसेस दे के इस शादी को डिस्प्रूव कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रिजम्पशन कोर्ट ने ले लिया है तो फिर उस केस में वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है, क्लियर। So this is how we have completed the third point also. Now come to the point, if wife is minor, चाइल्ड मैरिज हुई है, अगर लड़की 18 साल से कम की है, छोटी है, बच्ची है, शादी हो गई, गांव वगैरह में आज भी हो जाती है चाइल्ड मैरिज,
तो अगर चाइल्ड मैरिज हुई है और जो वाइफ है शी इज माइनर, ठीक है, यानी कि बिलो 18 ईयर्स, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए एक एक्ट है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है, दिस इज 1978। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड मैरिज है वो पनिशेबल है, बट उसकी शादी से कोई अफेक्ट नहीं आता, जो मैरिज है दैट रिमेन्स वैलिड, शादी जो है वो वैलिड है, चाइल्ड मैरिज वैलिड होती है, वो नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि वो शादी नल एंड वॉइड है, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, शादी वैलिड होती है, बस वो पनिशेबल होती है, ठीक है। अगर शादी वैलिड है that means she is legally wedded wife, and if she is a legally wedded wife, then definitely she can claim maintenance under section 125 CRPC. Clear? So this is how we have completed the fourth point also. Now, next point is if husband wife has taken the divorce mutually. देखिए अगर आप 125 पढ़ेंगे ना तो 125 में मे बी इट इज, आई गेस इट इज अ 4 और 5 क्लॉज 5, आप चेक कर लीजिएगा कोई भी क्लॉज है, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वाइफ लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट, ऐसा लिखा हुआ है, देन शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो ये जो लिखा हुआ है ना लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट, तो यहाँ पे 125 में मेंटेनेंस जो है उसको नहीं मिलेगा, तो ये सेपरेट रहने की कौन सी बात हो रही है, दिस जो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने की बात हो रही है ये प्री डिवोर्स की बात हो रही है। मतलब अगर बीवी म्यूचुअली दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि ठीक है हम सेपरेटली रहते हैं, नहीं बन रही तो अलग अलग रहते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, अब अगर दोनों म्यूचुअली अलग अलग रह रहे हैं तो वाइफ क्लेम नहीं कर सकती, दिस इज प्री डिवोर्स। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स हो चुका है तो वो तो डिवोर्स हो चुका है, दिस इज अबाउट पोस्ट पोस्ट डिवोर्स, ओके, दिस इज अबाउट पोस्ट डिवोर्स। तो पोस्ट डिवोर्स के बाद जो है मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, 125 सीआरपीसी में, लेकिन प्री डिवोर्स अगर आप सेपरेटली रह रहे हो म्यूचुअल कंसेंट पर तो फिर आप नहीं क्लेम कर सकते, या फिर वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, किसी एक्सटर्नल अफेयर्स में रह रही है तो फिर वाइफ यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और एक और पॉइंट है, अगर वाइफ बिना किसी सफिशिएंट रीजन के छोड़ छाड़ के चली गई, कोई वजह नहीं है, जबरदस्ती लड़ झगड़ के चली गई, अलग रह रही है, तो भी 125 में मेंटेनेंस वो क्लेम नहीं कर सकती। ये 3 पॉइंट्स हैं, पीटी में कई बार पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, जहाँ पे मेंटेनेंस वो क्लेम नहीं कर सकती। तो इन डेप्थ मैंने इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया हु इज वाइफ फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125। 125 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है और इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें वीडियोस में कवर करना मुश्किल है। यहाँ मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया है और इन डेप्थ किया है। तो वाइफ तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को ये जानना है who are the children and who are the parents for section 125, then you have to see my next video which I will upload in 1 or 2 days. Okay, तो आप उस part 2 को देख सकते हो। I hope you get the content of this video. If you like, then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching me, and I hope you enjoyed the content. Thank you so much. Bye bye. Take care.